नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका सफलतम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 2 पर। जैसा कि आपको पता है कि सफलतम क्लासेस पर करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 1 की वीडियो कल ही अपलोड कर दी गई थी। उसके अंदर हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक पर चर्चा की थी वो था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से ही हम लोग आज अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को थोड़ा सा डिटेल से और पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं दीपक चौधरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे और आपके बहुत ही खूबसूरत चैनल सफलतम क्लासेस पर। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो वही टॉपिक जो मैं आपसे अभी चर्चा कर रहा था कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का ही है। कुछ एक बातें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में हम लोगों ने कल भी की थी, आज उसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? जब हम लोग कल बात कर रहे थे कि करंट लगातार फ्लो कैसे होता है, तो करंट को लगातार फ्लो करने के लिए हमें एक बैटरी की जरूरत सर्किट के अंदर पड़ती है। तो जैसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट में बनाऊं और उसके अंदर एक बल्ब लगा दूं, ये हमारे पास की है और की के साथ एक बैटरी को अगर मैं कनेक्ट करूं तो आपको पता है कि इस बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, की को ऑन करेंगे या क्लोज करेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो इस बल्ब से होता हुआ, इसको मैं एक रेजिस्टेंस का भी नाम दे सकता हूँ, और वो इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब ये बैटरी का वर्क क्या है या फिर इस बैटरी का फंक्शन क्या है इस पूरी प्रोसेस में, वो हम लोग जानते हैं। वो क्या होता है कि बैटरी क्या करेगी कि एक जो हमारा टर्मिनल है वो पॉजिटिव है और दूसरा जो टर्मिनल है वो नेगेटिव है। वास्तव में नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन आके चिपकता है किसके साथ? पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये दोबारा वापस नेगेटिव टर्मिनल के पास पहुंचता है। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये दोबारा नेगेटिव चार्ज के पास पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ द बैटरी। ये वर्क, ये फंक्शन किसका होगा? इस इलेक्ट्रॉन को वापस से नेगेटिव टर्मिनल के पास ले जाने का ये फंक्शन होगा बैटरी का। और अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन दोबारा पूरे सर्किट से घूम करके वापस पॉजिटिव टर्मिनल के पास आ सकता है, और इसी तरीके से क्या होता रहेगा, लगातार करंट जो सर्किट के अंदर बहता रहेगा। यहाँ पर जो ये प्रोसेस होती है इस इलेक्ट्रॉन को खींच के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक ले जाने की, ये जो प्रोसेस होती है ये एक इलेक्ट्रोलाइट्स की रिएक्शंस के द्वारा होती है। धीरे धीरे वो रिएक्शंस वीक होनी शुरू हो जाती है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वापस इतनी ताकत उस इलेक्ट्रोलाइट के पास नहीं रहती कि इस इलेक्ट्रॉन को वो इस नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचा पाए। तब हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो बैटरी है आपकी वो डेड हो गई है। अगर ये एक जो प्रोसेस है, यानी कि जो अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट की रिएक्शंस हो रही हैं, अगर ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल है तब तो इस बैटरी को चार्ज किया जा सकता है, परंतु अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है तो हम लोग इस बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते। फिर तो इस बैटरी को आप फेंक दीजिए और एक नई बैटरी आप खरीद लीजिए। तो अब हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे पहुंचते हैं वापस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वास्तव में तो ऐसा ही होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है और पॉजिटिव टर्मिनल के पास पहुंचता है, लेकिन हम लोग क्या मानते हैं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट बहता है, हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट बहता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो वहां से एक प्रोटॉन निकलता है। ये एक अजम्पशन है, ऐसा मान लीजिए। प्रोटॉन का वास्तव में कोई फ्लो नहीं होता, रियल में प्रोटॉन नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि प्रोटॉन तो हर एक मटेरियल के, हर एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर बंधा हुआ है। केवल अलाउ किसको करता है या फिर चार्ज कैरी कौन करता है? चार्ज कैरी करता है इलेक्ट्रॉन। तो ये एक अजम्पशन है कि हम लोग ऐसा लेट कर लेते हैं कि यहाँ से प्रोटॉन निकलता है
पॉजिटिव टर्मिनल से इस बल्ब में पहुंचता है तो बल्ब जल जाता है और इसको क्रॉस करते हुए नेगेटिव टर्मिनल के पास आ जाता है। नेगेटिव टर्मिनल के पास पहुंचते ही बैटरी का फंक्शन क्या है, प्रोटॉन को खींचना, कहां पर, पॉजिटिव टर्मिनल तक, और फिर से इस प्रोटॉन का इस सर्किट के अंदर बहना। अब जो ये पूरी प्रोसेस होता है इसकी थोड़ा सा मैकेनिज्म हम लोग समझते हैं कि ये हो कैसे रहा है। कि हमें पता है कि यहाँ पर दो टर्मिनल हम लोगों ने बनाए, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल। ये एक कनेक्टिंग वायर से हम लोगों ने इन दोनों टर्मिनल को जैसे ही कनेक्ट किया, मैंने आपको कहा कि यहाँ से एक प्रोटॉन निकलेगा और वो प्रोटॉन धीरे धीरे आकर के इस कनेक्टिंग वायर से होता हुआ यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि वो नेगेटिव टर्मिनल के पास चला जाएगा या उससे चिपक जाएगा। अब बैटरी का फंक्शन क्या है, बैटरी इस पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स लगाएगी जिसको मैं नाम देता हूं FB का, फोर्स अप्लाइड बाय बैटरी। लेट्स एज्यूम जो डिस्टेंस है बिटवीन द नेगेटिव टर्मिनल एंड द पॉजिटिव टर्मिनल, इसको मैं L ले लूं या D लिख लूं, वो अपने हिसाब से हम कुछ भी ले सकते हैं, X भी मान सकते हैं। अगर आप देखो तो ये एक पॉजिटिव टर्मिनल पूरा, ये एक नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग नाम दे देते हैं E का, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो हमें पता है कि जब भी एक चार्ज को हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक फोर्स तो बैटरी लगा रही है, दूसरा फोर्स इसी चार्ज पे लग रहा है, वो फोर्स है किसके द्वारा लगाया गया, फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दो तरह के फोर्स लगते हैं किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, जब वो फ्लो करता है किसी एक सर्किट में। अब जो FE है ये हम लोग बता सकते हैं कि अगर इस चार्ज की अमाउंट Q है तो FE की वैल्यू जो होगी वो Q इंटू E होगी, क्योंकि हमें पता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स होता है। तो ऐसा ये प्रोसेस पूरी चलती रहेगी। अब हम लोग जो चर्चा कर रहे थे EMF की, EMF क्या होता है, EMF होता है वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं EMF या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अगर हम लोग वर्क डन पे बात करें कि बैटरी द्वारा वर्क डन कितना किया गया, तो हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है F.x, वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू F.x या फिर F.s, जो भी आप जानना चाहते हो या फिर जो भी आप जानते हो। तो वर्क डन बाय बैटरी जो होगा, F की वैल्यू तो है बैटरी के लिए FB, और जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ये चार्ज वो कितना है L, यानी इस Q चार्ज को हमने यही पढ़ा कि बैटरी का वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, इस Q चार्ज को यहाँ से खींच करके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ले आना। तो वर्क डन जो हमारा होगा वो इक्वल होगा FB.L के। अब डेफिनेशन EMF की बोलती है कि वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज, यानी कि EMF को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन अभी हम लोगों ने बैटरी का निकाला, वो था FB.L अपॉन में Q, FB.L अपॉन में Q, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि जो वर्क डन बाय चार्ज। अब एक हम लोग क्या ले लेते हैं, सिचुएशन ले लेते हैं। सिचुएशन क्या लेते हैं कि जो फोर्स लग रहा है इस चार्ज पे, ये अभी हम लोगों ने देखा कि जो इस चार्ज पे फोर्स लग रहा था ये दो तरह के फोर्स थे। एक फोर्स था फोर्स अप्लाइड बाय बैटरी एंड सेकंड जो फोर्स था फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई एक ऐसी स्टेट आ जाए जब इलेक्ट्रिक चार्ज बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ नहीं जा रहा, ना तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ रहा, ना ही जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी तरफ जा रहा है, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट की अगर हम लोग चर्चा करें तो ऐसा तभी होगा जब FB इज इक्वल टू हो जाए FE के, FB इज इक्वल टू हो जाए FE के मैग्नीट्यूड वाइज।
अगर मैग्नीट्यूड वाइज एफ बी इज इक्वल टू एफ ई है, ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट के दौरान अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं एफ बी की जगह एफ ई भी लिख सकता हूं, यानी कि मैं अब यहां पर लिख सकता हूं एफ ऑफ ई डॉट एल अपॉन क्यू। तो एफ ऑफ ई की वैल्यू हम लोगों ने जैसे कि आपको पता है निकाली थी कि एफ ऑफ ई तो क्यू ई के इक्वल है, तो यही वैल्यूज मैं इसमें पुट कर देता हूं। हमने ईएमएफ को अभी देखा कि ये हो गया एफ ऑफ ई डॉट एल अपॉन में क्यू। एफ ऑफ ई जो हमारा निकल के आया वो क्यू ई के इक्वल था, डॉट एल अपॉन क्यू। क्यू ने क्यू को मार दिया, ईएमएफ इज इक्वल टू निकल के आया ई डॉट एल। और आप और मैं हम सब भली भांति जानते हैं कि ई डॉट एल तो पोटेंशियल होता है, वी होता है, इसलिए मैं ईएमएफ को क्या लिख सकता हूं, वी लिख सकता हूं जब स्टेट कौन सी हो, स्टेडी स्टेट हो। अब आपको पता चल गया कि यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ईएमएफ और आपका पोटेंशियल बोथ आर सेम थिंग्स। अगर दोनों इक्वल हैं तो दोनों की एसआई यूनिट भी सेम होगी। तो हम लोग ऐसा भी बता सकते हैं कि जो ईएमएफ की एसआई यूनिट होती है, ईएमएफ की एसआई यूनिट वो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, वोल्ट। एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ इज वोल्ट। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, हमने ईएमएफ को लिखा था वर्क डन बाय चार्ज। वर्क की ऐसा यूनिट जूल, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जूल पर कूलम भी बोल सकते हैं, और दूसरा हम लोग बोल सकते हैं वोल्ट भी। आई होप आपको पूरे का पूरा जो ईएमएफ था अच्छे से समझ आ गया होगा, और रियलिटी में आपने इसको फील भी किया होगा कि ये ईएमएफ होता क्या है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है ईएमएफ वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच डिफरेंस क्या है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि दोनों इक्वल हो जाते हैं कौन सी स्टेट के अंदर, स्टेडी स्टेट में। अब ये स्टेडी स्टेट क्या होती है, हमें पता है कि जब फोर्स अप्लाइड बाय बैटरी एंड फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो दोनों की अलग अलग होगी, तो क्या होगा, चार्ज रेस्ट में रहेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे स्टेडी स्टेट। तो अब इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है देखिए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इट इज द वर्क डन बाय ए सोर्स इन टेकिंग ए यूनिट चार्ज वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट। क्या बोल रहा है, वर्क डन बाय ए सोर्स। सोर्स का मतलब बैटरी, एक पूरे सर्किट में ले जाने के लिए उस सोर्स द्वारा जो वर्क डन किया गया चार्ज पर, उसको हम लोग पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम ऑन पॉइंट ऑफ ए सर्किट टू अनदर। यानी कि तुम ऐसे समझ सकते हो कि एक पूरे सर्किट में, ये एक बैटरी है, एक पूरे सर्किट में एक चार्ज के लिए जितना वर्क डन किया गया उसको तो हम लोग बोलते हैं क्या, ईएमएफ। और अगर इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो ये भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा, बट कौन सा, कि केवल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जाने के लिए किया गया वर्क डन, क्या उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट कि इट इज इक्वल टू द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए सोर्स व्हेन इट इज इन ओपन सर्किट। कि ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा जब आपका सर्किट क्या है, ओपन है। और पोटेंशियल डिफरेंस में एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए क्लोज्ड सर्किट। ये क्या हो सकता है, केवल और केवल क्लोज्ड सर्किट के अंदर ही एग्जिस्ट करता है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर सर्किट ओपन हो गया तो वहां पे मामला गड़बड़ हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है इट एग्जिस्ट इवन व्हेन द सर्किट इज नॉट क्लोज्ड, यानी कि अगर सर्किट ओपन है तो भी ईएमएफ तो है, बट इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। यानी सर्किट अगर क्लोज है तो ही पोटेंशियल है, वरना इसकी कोई चर्चा नहीं है। इट हैज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन, इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन नहीं है किसका, ईएमएफ का। और इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सेट अप बाय द चार्ज एक्यूमुलेट ऑन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सोर्स। यानी कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक के द्वारा ओरिजिनेट किया जाता है पोटेंशियल को, आपने देखा होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ई को हम लोग लिखते हैं dv/dr। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो भाई आप पोटेंशियल भी जीरो,
और पोटेंशियल जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। यानी कि पोटेंशियल को क्रिएट करने के लिए क्या होने का जरूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड होना जरूरी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किससे क्रिएट होता है, चार्ज से। तो इस टाइप के 4-5 हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि डिफरेंसेस हैं किसके बीच, ईएमएफ और पोटेंशियल के बीच। ये आपके सिलेबस में था इसलिए मेरे को बताना जरूरी लगा, वरना ये कोई इतना इम्पोर्टेंट पार्ट था नहीं, बट सिलेबस में इसलिए मैंने सोचा इस पर चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक निकल के आया वो आया ओम्स लॉ का, कि ओम्स लॉ क्या है। एक तो जितने भी लॉज होते हैं, मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में कहा है, जितने भी लॉज होते हैं इनको नियम हम लोग बोलते हैं, इनका कोई प्रूफ नहीं होता, ये एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट द्वारा बताए जाते हैं। और ऐसे ही ओम नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक लॉ बनाया, उन्होंने अपना एक नियम बताया, और ऐसा नहीं कि आंख बंद करके बैठे और नियम बन गया। इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बाद हमें उसका कंक्लूजन बताया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ बोलते हैं। कहीं तुम भी घर बैठे बैठे अपना एक लॉ बना दो कि चलो कोई प्रूफ तो देना ही नहीं है, हम भी अपना लॉ लिखेंगे, कोई लिखे सोनियाज लॉ, कोई लिखे पुनीत्स लॉ, ऐसा नहीं चलेगा। आपको एक्सपेरिमेंट करके उसके बाद अगर आप कोई कंक्लूजन पे निकलते हो तो उसके हिसाब से आप एक लॉ क्रिएट कर सकते हो। तो ओम्स लॉ में जो ओम साहब है वो क्या लिखते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। यानी कि एक सर्किट के अंदर जितना अधिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट उतना ही अधिक प्रभावित होगा, या फिर करंट उतना ही अधिक प्रभावित होगा, बहेगा। दो टर्मिनल के बीच जितना अधिक पोटेंशियल डिफरेंस, उन दोनों के बीच उतना ही अधिक करंट। यानी V बढ़ेगा तो I का बढ़ना तय है, और अगर I बढ़ रहा है तो V में भी कोई ना कोई चेंज आया होगा या आ सकता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो अब आपने हमेशा से देखा होगा कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, इक्वल टू का साइन लेके आते हैं, तो हमें एक कांस्टेंट चाहिए। तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट हम लोग यूज कर रहे हैं R। ये R हमारे लिए एक नया कैरेक्टर आया है इस मूवी में, इस सीरियल में। R क्या है, R है रेजिस्टेंस। R इज रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस है किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करती है। प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच अपोज द इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि हम जो भी मटेरियल्स यूज करते हैं कनेक्टिंग वायर्स के लिए, उन वायर्स का अपना एक रेजिस्टेंस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करता है। जिस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस अधिक होगा उसमें करंट कम बहेगा, और जिन मटेरियल्स का रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट अधिक बहेगा। तो हमने रेजिस्टेंस को क्या लिखा कि इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, it is property of a material which oppose electric current। जो करंट का क्या करेगी, अपोज करेगी, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, यानी कि एक मटेरियल का रेजिस्टेंस किन सिचुएशंस में बढ़ेगा और एक मटेरियल का रेजिस्टेंस किन सिचुएशंस में कम हो जाएगा। तो इस तरह के फैक्टर्स की अगर हम लोग चर्चा करें तो पहला जो हमारे पास फैक्टर आता है दैट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है कौन, या लेंथ ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कौन, आपका रेजिस्टेंस। कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता रहता है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता रहेगा। तो वी कैन राइट कि जो R है यानी रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के। और जो सेकंड
पार्ट है या फिर सेकंड फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है कौन रेजिस्टेंस, वो सेकंड फैक्टर आपका है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर लिखूं या मटेरियल लिख दूं? ऑफ कंडक्टर। अब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। आप इसको वायर की मोटाई से माप सकते हो कि एक वायर है, इस वायर का जो ये वाला एरिया है जिसको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं, ये वाला एरिया जो आपको सामने नजर आ रहा है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे जैसे वायर की मोटाई बढ़ेगी वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस कम होता रहेगा। जैसे जैसे वायर की मोटाई कम होगी वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घरों में जो हैवी अप्लायंसेस हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे कोई इलेक्ट्रिक मोटर है या फिर एसी है, इनके लिए हम लोग जो वायर यूज करते हैं वो अधिक मोटाई की वायर यूज करते हैं। जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अधिक हो वो वायर्स यूज करते हैं ताकि उनका रेजिस्टेंस को हम लोग मिनिमाइज कर सके। और हम लोग रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई अधिक से अधिक हो पाएगी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड फैक्टर है, थर्ड फैक्टर हमारे पास क्या है, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर एक कंडक्टर है तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा, और अगर एक सेमी कंडक्टर है तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, वो हमारी नेक्स्ट क्लासेस में आएगा। और एक ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का क्या मतलब हुआ, क्या मीनिंग निकला नेचर ऑफ मटेरियल का? नेचर ऑफ मटेरियल मीन्स कि जो आपका कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, वो कॉपर का है, वो आयरन का है, वो एल्यूमिनियम का है। उन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कौन, रेजिस्टेंस। तो अभी हमें जो दो फैक्टर साफ साफ नजर आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं कि एक तो जो R है, जो रेजिस्टेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, और जो R है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मैं इन दोनों को एक साथ लिख सकता हूं, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अगर मैंने इनको एक साथ लिखा तो फिर से वही सिचुएशन क्रिएट हो गई कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो इक्वल टू का साइन लेके आना है, तो एक कांस्टेंट चाहिए। एक दूसरा कांस्टेंट हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो बन जाएगा R इज इक्वल टू, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा देता हूं, ये रो L बाय A। रेजिस्टेंस का हमें फॉर्मूला मिल गया, R इज इक्वल टू रो L बाय A। व्हाट इज रो एक्चुअली? रो इज रेजिस्टिविटी। रो क्या है? रो है भैया रेजिस्टिविटी। व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है, एक नेचर है किसका, मटेरियल का, जो क्या होती है, मैग्नीट्यूड वाइज रेजिस्टेंस के इक्वल होती है जब लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोथ आर यूनिट। कि जब लेंथ ऑफ द कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों यूनिट होंगे, यानी कि जिनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ऐसी सिचुएशन में जो रेजिस्टिविटी है वो इक्वल हो जाएगी रेजिस्टेंस के। क्यों? क्योंकि हमें पता है R इज इक्वल टू रो L बाय A। अगर L भी 1 और A भी 1 तो मैं क्या लिख सकता हूं, R इज इक्वल टू रो। यही आप इसकी डेफिनेशन भी मान करके चल सकते हो। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है करंट डेंसिटी का, कि करंट डेंसिटी क्या होती है।
करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वास्तव में करंट डेंसिटी का जो हमें ज़रूरत पड़ी या फिर हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया, वो इसलिए किया कि हम लोग करंट को बिहेव करवा सकें एज ए कंडक्टर, एज ए वेक्टर। अभी बिकॉज करंट तो क्या था, एक स्केलर क्वांटिटी थी, लेकिन अब इसको एक वेक्टर की फॉर्म में लिखने के लिए या फिर वेक्टर के साथ इनका इंटरेक्शंस करवाने के लिए हमें एक करंट जैसी क्वांटिटी वेक्टर फॉर्म में चाहिए थी, और वो हमें मिल गई कौन, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं जे से, और ये क्या होती है, ऐसा समझो कि ये एक आपके पास एक कंडक्टर है, ये एक आपके पास कंडक्टर है, और इस कंडक्टर का कोई भी एरिया लेट कर लेते हैं। ये वाला जो एरिया है ये ए है, एरिया इज ए, और इस एरिया से करंट जो बह रहा है वो है आई। तो अगर हम लोग यहाँ पर करंट डेंसिटी की चर्चा करें कि यहाँ करंट डेंसिटी कितनी है, तो करंट डेंसिटी जो जे होगी आपकी वो इक्वल होगी आई अपॉन ए के। यानी करंट डेंसिटी बेसिकली होगी क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। एक बात आपको हमेशा करंट डेंसिटी के लिए याद रखनी है कि ये जो एरिया है और उसकी जो सरफेस है और इलेक्ट्रिक करंट दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री बनना चाहिए। यानी सरफेस एरिया अगर मेरे हाथ जैसे है और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, सरफेस के नॉर्मल, करंट की डायरेक्शन सरफेस एरिया के नॉर्मल होनी चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट और करंट डेंसिटी के बीच रिलेशन क्या है। इस रिलेशन को हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, देखो जैसे हमारे पास अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो क्या था कि कोई भी एरिया है ए, ये आपका एरिया ए है, इससे जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है कितना, आई। तो अगर मैं बात करूं करंट डेंसिटी की, तो करंट डेंसिटी मस्ट बी इक्वल टू आई अपॉन ए। सिचुएशन क्या थी कि ये जो एरिया है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, इलेक्ट्रिक करंट के, यानी कि सरफेस है जो एरिया की वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। अब अगर गिवन ऐसा हो हमें कि एरिया को हम लोग चेंज कर दें, कि एरिया ऐसा ना होकर के जो रेड कलर से मैं एरिया डिनोट कर रहा हूं वो होता कि आपको एरिया ऐसा गिवन होता है, ऐसा कि एरिया ये है। अब ऐसी सिचुएशन में करंट तो ऐसे ही बह रहा है, करंट की डायरेक्शन है वो तो सेम रही, लेकिन एरिया की डायरेक्शन को क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। अगर इसको मैं थोड़ा सा अच्छा बनाऊं तो ये ऐसा हो सकता था, इसको थोड़ा सा अगर हम लोग अच्छा बनाएं तो इसको ऐसा बनाया जा सकता था कि ये एरिया आपका ऐसे है। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इन दोनों के बीच का वो एंगल है वो आपको क्या गिवन है, थीटा। यानी पहले एरिया और दूसरे एरिया के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। ऐसी सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोगों को कौन सा एरिया चाहिए, जो परपेंडिकुलर हो। अगर ये वाला एरिया ए डैश है तो ये जो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पिछली क्लासेस में हम लोग इन बातों पे चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर ये एरिया ए डैश है, ये वाला एंगल थीटा है, तो इसका ये कंपोनेंट होगा ए डैश कोस थीटा। आई होप आप सबको ये बात समझ आ रही होगी कि जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है वो कोस का होता है, और जो उसका जो दूसरा कंपोनेंट होता है जो थीटा से दूर होता है वो साइन का होता है। तो अब अगर मैं जे लिखूं यानी करंट डेंसिटी लिखूं तो मैं लिख सकता हूं आई अपॉन ए डैश कोस थीटा। बिकॉज एरिया का कौन सा वेक्टर लेना है, एरिया वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट लेना है, जो कंपोनेंट करंट से क्या हो, परपेंडिकुलर हो, जो सरफेस करंट से क्या हो, परपेंडिकुलर हो, वही हम लोग क्या लेंगे, एरिया। तो J क्या बन जाएगा, करंट डेंसिटी क्या बन जाएगी, या फिर मैं I को लिखूं तो I क्या बन जाएगा, J तो इस तरफ रखा ही हुआ है, A डैश कोस थीटा इस तरफ चला गया, A डैश
cos थीटा। तो I कैन बी रिटन एज J डॉट A, अगर मैं A डैश को A लिख लूँ तो I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, J डॉट A। यही रिलेशन होता है करंट डेंसिटी और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके बीच। याद रखेंगे I इज इक्वल टू J डॉट A। करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी आपके पास क्या रहेगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। एरिया भी आपके पास क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो उससे डॉट प्रोडक्ट से हमें हमेशा क्या मिलता है, कि स्केलर क्वांटिटी मिलती है, जो कि सामने आपको नजर आ रही है। आई क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। अगर आपसे कोई करंट डेंसिटी के ऐसा यूनिट पूछ ले तो करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर, एरिया की ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, तो जो करंट डेंसिटी की ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम लोग डेफिनेशन तो यही लिख देंगे कि कंडक्टेंस है वो क्या है, रेसिप्रोकल है किसकी, रेजिस्टेंस की। और लिखेंगे कैसे, G को, G इज डिनोटेड बाय, या G इज इक्वल टू 1/R। रेसिप्रोकल का तो यही मीनिंग हुआ कि G इज इक्वल टू 1/R। यानी कि जैसे रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच अपोज द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक उसी तरीके से कंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच सपोर्ट्स द इलेक्ट्रिक करंट। वो अपोज कर रहा है, एक सपोर्ट कर रहा है कि हाँ भाई तू बह सकता है। तो G इज इक्वल टू क्या बना, 1/R। अगर ऐसा यूनिट पे चर्चा करें तो 1/, रेजिस्टेंस के ऐसा यूनिट ओहम, तो इसको मैं लिख सकता हूं ओहम इनवर्स। इट कैन बी रिटन एज ओहम इनवर्स। इसलिए या तो आप इसको बोलो ओहम इनवर्स, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं, इनवर्स है इसलिए इसको भी उल्टा लिखा हुआ मिलता है आपको। पहले में लिखा हुआ मिलता है M, फिर लिखा होता है H, और फिर लिखा होता है O, महो। ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज महो। साइमंस भी मिलती है, तो आप याद रखें 1 ओहम इनवर्स इज इक्वल टू 1 महो इज इक्वल टू 1 साइमन। ये तीनों यूनिट किसकी है, कंडक्टेंस की है। इसके बाद आया हमारे पास कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है सिग्मा विच इज रेसिप्रोकल टू रेजिस्टिविटी। जैसे आपने अभी पढ़ा कि जो कंडक्टेंस है वो रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, ठीक उसी प्रकार जो कंडक्टिविटी है वो रेसिप्रोकल होती है किसकी, रेजिस्टिविटी की। अगर हम लोग बात करें रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट की, तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए लिखा, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। R रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओहम, एरिया की ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, अपॉन में लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर इज इक्वल टू रो। मीटर ने इसको मारा, रो इज इक्वल टू बन गया ओहम मीटर। रो इज इक्वल टू क्या बन गया, ओहम मीटर। तो हम लोग सिग्मा यानी कि कंडक्टिविटी की ऐसा यूनिट लिखें तो ये बनेगा 1/ओहम और यहाँ पे मीटर। तो ओहम मीटर को मैंने क्या लिखा था, महो, तो इट कैन बी रिटन एज महो पर मीटर। महो पर मीटर, ये ऐसा यूनिट किसकी बन गई भाई, ये ऐसा यूनिट बन गई कंडक्टिविटी की। इसके बाद हम लोग लिखेंगे वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। आई होप आज की पूरी क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जो भी आपके मन में डाउट चल रहा है, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस उठ रहे हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं। आप पूरी वीडियो के साथ बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।